नमस्कार दोस्तों, मैं सीए संदीप कुलकर्णी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। किसी भी बिजनेस को अगर शुरू करना है तो सबसे जरूरी रहता है उसका फॉर्म या किस काइंड में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। क्या वो एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न हो या फिर एक पार्टनरशिप फर्म, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या एक प्राइवेट कंपनी, एक 1 पर्सन कंपनी हो या फिर एक सेक्शन 8 कंपनी। कौन सा बिजनेस फॉर्म चूज किया जाए, इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। काफी सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। हम क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि आप कितने लोग हो, नेचर ऑफ बिजनेस और एक्टिविटी क्या है, फ्यूचर प्लान और स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, एंड कस्टमर्स कौन है, आप सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप अकेले ही खुद के कंट्रीब्यूशन से बिजनेस करना चाहते हो या आपके बाहर से ही भी आपको कोई कैपिटल चाहिए पार्टनर्स से, टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है इस बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या है, कंट्रोल और लायबिलिटी पोजीशन कैसी है और कॉस्ट एंड कंप्लायंस बर्डन क्या है। सो ये काफी सारे फैक्टर्स डिसाइड करके हम एडवाइस करते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्मेट सूटेबल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 बहुत ही मोस्ट कॉमन बिजनेस में जो इंडिया में चूज किए जाते हैं बिजनेस करने के लिए, जो फॉर्मेट है या काइंड्स ऑफ बिजनेस है वो हम कंपेयर करेंगे ताकि आप वीडियो के एंड में डिसीजन ले पाओ कि आपके लिए कौन सा बिजनेस फॉर्मेट सूटेबल है। हम उसके मीनिंग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज क्या है उस कॉमन 6 बिजनेसेस के केस में, टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है, टू हुम इट इज एडवाइजेबल मतलब वो बिजनेस फॉर्मेट किसने चूज करना चाहिए, एंड टू हुम इट इज नॉट एडवाइजेबल वो पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्मेट किसने चूज नहीं करना चाहिए। ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज मोस्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब नए छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अकेले ही हो और सिर्फ एक ट्रायल एंड बेसिस पे कोशिश करके देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस रन होता है कि नहीं होता है, तो आप ये बिजनेस फॉर्मेट चूज कर सकते हो। ज्यादातर शॉप्स और रिटेल बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस, इंडिविजुअल कंसल्टिंग फर्म्स ये बिजनेस चूज करती है। दोस्तों, जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सोल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो खुद ही ओनर होता है बिजनेस का, पूरी रिस्क खुद लेता है, पूरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन खुद लाता है, इसके फंड अरेंजमेंट वही करता है, सारा डिसीजन वही लेता है। सोल ओनरशिप इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडली, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर प्रोसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में फॉर्मेशन एक्चुअली मैंडेटरी है ही नहीं, बहुत बार आप रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं, या कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर शॉपैक लाइसेंस या उद्यम आधार या जीएसटी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली लेके आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस की जो डेट्स है वो आपके पर्सनल एसेट से भी रिकवर किए जाएंगे, तो उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का। सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसीवर। सारे रिस्क जो है इंडिविजुअल बंदा सोल प्रोप्राइटर लेता है, पूरा प्रॉफिट उसके जेब में ही जाता है, तो पूरा प्रॉफिट मिलता है, एडवांटेज भी है। लेकिन सोल रिस्क बेरर है, कल को अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरी लायबिलिटी अकेले बंदे के ऊपर आ जाती है। फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। एक एडवांटेज है कि आपके बिजनेस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है कि आप खुद ही बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हो। और डिसीजन मेकिंग, बिकॉज समबडी एल्स हैज नॉट इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, डिसीजन मेकिंग भी पूरी तरह से आपका है। लास्टली, पर्सनलाइज सर्विस। ये किसने चूज करना चाहिए? आइडियल फॉर बिजनेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन सच एज रिटेल शॉप्स, सलून, कंसल्टेंट एंड फ्रीलांसर्स। अब हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस। क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। सो ज्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, या तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट आप शॉपैक लाइसेंस निकाल सकते हो या उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या बहुत बार सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, आप स्ट्रेट अवे जाके बैंक अकाउंट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके बैंक अकाउंट जाके ओपन करके आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। फ्यू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत फंडिंग बाहर से आपने लिया नहीं है, masses of people are not involved in this, government also has not made stringent norms also, so government rules and regulations जो है वो कम है इस केस में। फुल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इंडिविजुअल बंदा है उसका पूरा कंट्रोल कंपनी के बिजनेस पे होता है। और लास्टली, फुल फ्लो थ्रू प्रॉफिट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। सो सारा प्रॉफिट जो है वो इंडिविजुअली कोई शेयर नहीं करता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के पास आ जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म के। सबसे पहले, लीगल लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सो लीगली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी। इसका मतलब ये है कि इसकी लायबिलिटी, बिजनेस की जो लायबिलिटी है उसके ऊपर कोई भी सीमा नहीं है। कल को एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा हो गए तो आपके घर के पर्सनल एसेट्स से भी बिजनेस का डेट्स ये रिकवर किया जाएगा। दूसरा है लिमिट ऑन कैपिटल। सो कैपिटल के ऊपर बहुत लिमिट है इसके ऊपर, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करके कितना कर सकता है, कितना कैपिटल लाएगा, कितना लोन लाएगा, सो बहुत लिमिटेशन है उसके ऊपर। रिसोर्सेज पुल आउट नहीं होते इस केस में, इसलिए लिमिटेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अकेला ही बंदा है तो कितना स्किल एक्सप्लोर कर पाएगा या कितना उसका अकेले का एक्सपीरियंस काम करेगा। जब लोग बढ़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी हेल्प करता है, तो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के केस में कि लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड स्किल।
एंड लास्टली परपेचुअल सक्सेशन, जो कि है कंटिन्यूटी है। परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है इस बिजनेस में। कल को अगर प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी। जैसे कि मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी मैंडेटरी नहीं है। शॉप एक्ट लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और बैंक में जाके आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका अकाउंट खुल जाता है और आपका बिजनेस इमीडिएटली शुरू हो जाता है। नो नेम रिजर्वेशन फॉर्मेलिटी, कहीं पे आपके बिजनेस का नाम रिजर्वेशन का फॉर्मेलिटी नहीं होता है, क्योंकि आप किसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जैसे कि शॉप एक्ट लाइसेंस या उद्यम में आप जाते हो तो कोई भी नेम चेक नहीं है फॉर्मेलिटीज में। हालांकि आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसी दूसरे का ट्रेडमार्क या लोगो तो यूज नहीं कर रहे हो जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या सब्जेक्ट मैटर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अप्लाइड ट्रेडमार्क है किसी का, दैट वी हैव टू टेक केयर, बट दैट इज नॉट अंडर एनी पर्टिकुलर लॉ, वह है ट्रेडमार्क के लॉ में। अदरवाइज आप बिजनेस किस नाम से करते हो, आपको अंकुश डालने वाला या रोकने वाला कोई नहीं होता है। अगर रजिस्ट्रेशन इस बिजनेस में जैसे है वैसे लेने पड़ते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तो एलईआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, या आप एम्प्लॉयज लेते हो तो लेबर लॉज रजिस्ट्रेशन, वो सारे रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स, पीटीईसी और आरसी रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी है। दोस्तों, टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटर के। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि मैंने कहा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसका खुद का अलग से पैन कार्ड नहीं आता है। सोल प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअल बंदा है उसका ही पैन कार्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड होता है, नया नंबर नहीं होता है कोई। इट इज नॉट टैक्स एज सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक अलग एंटिटी जैसे टैक्स नहीं होता है। प्रोप्राइटर्स बिजनेस इनकम इज ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम। सो बिजनेस प्रोफेशन इनकम जो पांचों सारे हेड से, जैसे सैलरी, बिजनेस, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, मतलब अदर सोर्सेस से इनकम, ये सारे इनकम क्लब किए जाते हैं और टैक्स रेट जो है वो टैक्स स्लैब, मतलब आप ओल्ड रिजिम में हो या न्यू रिजिम में हो, ये डिसाइड करके आपको टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। आप टैक्स इंडिविजुअल टैक्स होते हो, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी ऐसा चार्ज नहीं होते हो। स्क्रीन के दिए ऊपर मैंने दिए हुए है टैक्स स्लैब्स, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्सेशन एस्पेक्ट। आखिर में हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस किसके लिए रिकमेंडेड है। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, सिंगल पर्सन बिजनेस, फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स, स्मॉल रिटेलर्स एंड लोकल सर्विसेज, होम बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेसेस, लो रिस्क वेंचर्स। अब देखते हैं ये बिजनेस किसके लिए एडवाइजेबल नहीं है। सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एडवाइजेबल वेयर हाई रिस्क बिजनेसेस, बिजनेस सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, बिजनेस रिक्वायरिंग लार्ज कैपिटल, बाहर से बहुत सारा कैपिटल चाहिए आपको, नीडिंग बिजनेस नीडिंग कंटिन्यूटी, परपेचुअल सक्सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बिजनेस विद एम्प्लॉयज, सो बहुत सारे एम्प्लॉयज लेना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, एंड मोर देन वन पर्सन हो तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ, जो कि है पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन्स अग्री टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर and share its profits and losses according to terms laid down in partnership deed. सो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आकर बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो वो एक डॉक्यूमेंट में डिफाइन करते हैं जो कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। उसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। भारत में पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी। हालांकि आप फर्म अगर रजिस्टर करते हो तो उसके काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि कोई कोर्ट केस फाइल करना है या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी चाहिए। दोस्तों, जानते हैं पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। सो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एक एग्रीमेंट होता है फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। हालांकि रिटर्न में हो ये एडवाइजेबल है। इस एग्रीमेंट में नॉर्मली क्लॉजेस क्या होते हैं, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर्स कौन सा कितना कैपिटल लाएंगे, उनका प्रोपोर्शन क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, पहला फाइनेंशियल ईयर कब तक है, पार्टनरशिप एट विल है या पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। ये सारे क्लॉजेस उसमें डिफाइन किए जाते हैं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिस्प्यूट के केस में क्या होगा, और अल्टीमेटली डिसोल्यूशन कैसे होगा। तो ये सारे क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किए हुए जाते हैं। सो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स होने चाहिए।
Rule 10 of Companies Miscellaneous Rule 2014 under Companies Act 2013 prescribed for this 50 number of persons. So minimum 2 लोग या और मैक्सिमम 50 लोग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर सकते हैं। 50 के बाद अगर एक्सीड हो जाता है नंबर तो आपको कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉफुल बिजनेस पर्पस। द पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस। कोई भी सा भी बिजनेस कर सकते हो बट दैट हैज टू बी लॉफुल, दैट इज द वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यह है अगला कैरेक्टरिस्टिक। पार्टनरशिप डीड में एक रेशियो दिया होता है जिसमें पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर किया जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस का। अगर कोई रेशियो दिया नहीं है तो वो ऑफकोर्स इक्वली ट्रीट किया जाएगा पार्टनर्स के में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। पार्टनर्स ये फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, सो वन पार्टनर्स एक्शन कैन बाइंड द अदर पार्टनर। एक पार्टनर की गलती है तो बाकी पार्टनर्स को भी लायबल ट्रीट किया जाएगा बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस की डेट्स जो है वो आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी चार्ज करके रिकवर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो है पर्टिकुलर स्टेट का रजिस्टर ऑफ फर्म्स है वो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होते हैं। सो स्टेट टू स्टेट रूल प्रोसीजर थोड़ी सी वैरी होती है बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स ये अथॉरिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड है, वहां पे जाके एप्लीकेशन करना। पार्टनरशिप क्लोजर भी बहुत ही सिंपल होता है। यू जस्ट हैव टू एंटर इनटू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज डीड ऑफ डिसोल्यूशन और वो रजिस्टर ऑफ फर्म के पास फाइल हो जाती है और फिर क्लोजर रिकॉर्ड पे लिया जाता है। सेकेंड एडवांटेज है कंबाइंड कैपिटल। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस ऐसे है कि काफी सारे लोग एक साथ आएंगे तो उनके कैपिटल और रिसोर्सेस पुल आउट होते हैं तो ज्यादा कैपिटल रेज करने में मदद होती है। शेयर्ड रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह है तीसरा एडवांटेज। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से हाथ मिला रहे हो तो आपकी रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, एक आदमी ने डिसीजन लेना या बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लेना, इसमें बहुत फर्क है। जब ज्यादा लोग डिसीजन लेते हैं तो सारे डायमेंशन से, सारे थॉट प्रोसेस से निर्णय लिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस रेजिंग इन कैपिटल, बोरोइंग ऑफ मनी, withdrawal of money from the business, creation of partnership firm, dissolution of partnership firm, admission of partner। तो ये सारे एडवांटेजेस, ये काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप गवर्न किए जाते हो आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। दोस्तों अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी इस बिजनेस में भी अनलिमिटेड है। कोई भी बिजनेस डेट, कोई भी लायबिलिटी आती है तो बिजनेस डेट्स जो है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स से चार्ज करके रिकवर किए जाएंगे, ये की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लिमिटेड कैपिटल रेजिंग, सी एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसमें कैपिटल रेजिंग लिमिटेड है क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म को लेके आईपीओ नहीं निकाल सकते हो जो कि कंपनी केस में पॉसिबल है। पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस इन केस ऑफ अ कंपनी। थर्ड डिसएडवांटेज है नो सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस। पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे एसेट्स नहीं होल्ड कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू नहीं कर सकती है, जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नो परपेचुअल सक्सेशन। सो कंटिन्यूटी बिजनेस में नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में। परपेचुअल सक्सेशन ये कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप फर्म के केस में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है या डिसॉल्व करते हैं पार्टनरशिप फर्म या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा संभावना ऐसी है कि वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए। रिस्क ऑफ डिस्प्यूट, तो जब एक से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और उनके विचारों में अगर फर्क रहेगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जाके या कोई गलत बिजनेस डिसीजन की वजह से या लॉसेस की वजह से या किसी भी दूसरे कारण की वजह से रिस्क ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है। डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पार्टनरशिप फर्म के केस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लास्टली लिमिटेड पब्लिक ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म से डील करते वक्त लोग जो है आउटसाइड बिजनेसमैन है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है या आउटसाइड एजेंसीज है, फॉरेन एजेंसीज है, जब अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो पीपल आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये है डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। दोस्तों अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में पार्टनरशिप के।
एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हालांकि 2-3 रीजन जो मैंने बताया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, केसेस फाइल करना है, सूट फाइल करना है, केसेस सेटल करने हैं, या बेटर क्रेडिबिलिटी के लिए, या आगे जाके आपको अगर बिजनेस ये कंपनी में कन्वर्ट करना है या एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी जरूरी है। सो ऑल्दो नॉट मैंडेटरी, इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। आरओएफ जो कि रजिस्टर फर्म है, जो ही अथॉरिटी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ईच स्टेट हैज इज ओन ऑफिस एंड देयर आर प्रिस्क्राइब फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। रजिस्टर फर्म के पास आपको कवरिंग लेटर, पार्टनरशिप डीड की कॉपी, ऑथराइजेशन स्टैम्प पेपर्स और रिलेवेंट आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारा सेट नोटराइज करके पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना है। एंड आफ्टर दैट ही मे कम अप विद सर्टेन क्वेरीज और फर्दर रिक्वायरमेंट्स। वो सबमिट करने के बाद, फीस भरने के बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो सकती है। नेम रिजर्वेशन फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होती है, आप कोई सा भी नाम चुन कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी हमें प्रिकॉशन लेना है कि कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या सिमिलर ट्रेडमार्क रहेगा तो वो हम यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब जानते हैं पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन। टैक्स पर्पस के लिए ही पार्टनरशिप फर्म ये अलग एंटिटी ट्रीट की जाती है, उसका पैन कार्ड अलग से आता है। फ्लैट 30% टैक्स रेट अप्लाई किया जाता है। सरचार्ज इफ योर इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% प्लस इनकम टैक्स ऑन प्लस सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इफेक्टिव टैक्स रेट आता है 31.2%। सो दैट इज अबाउट टैक्सेशन। नाउ मूविंग अहेड, पार्टनरशिप फर्म किसके लिए रेकमेंडेड बिजनेस है? सबसे पहले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सेकेंडली प्रोफेशनल्स इन सिमिलर फील्ड जैसे सीएस है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट है, तो ये लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फैमिली बिजनेसेस है, बिजनेस नीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योर सीकिंग शेयर्ड रिस्क, इनके लिए पार्टनरशिप फर्म रिकमेंडेड है। अब देखते हैं किसके लिए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस रिकमेंडेड नहीं है। हाई रिस्क वेंचर्स, बिजनेस सीकिंग एक्सटर्नल फंडिंग, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी या आईपीओ में जाना चाहते हो, बड़े स्केल पे ऑपरेशन करना चाहते हो, तो इन दैट केस एक्सटर्नल फंडिंग इज रिक्वायर्ड, सो पार्टनरशिप फर्म रिकमेंडेड नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग पार्टनर्स जहाँ पे है वहां पे पार्टनरशिप फर्म बिजनेस एडवाइजेबल नहीं है। बिजनेस रिक्वायरिंग कंटिन्यूटी, सो इस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपकी एक्टिविटी ऐसी है जो कि गवर्नमेंट टेंडरिंग में है, स्टार्टअप में है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एडवाइज। बिजनेस रीडिंग स्ट्रॉन्ग लीगल स्टैंडिंग, कोई बिजनेस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लीगल स्टैंडिंग चाहिए होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में जाके मुझे बहुत सारा डेट लेना है, कर्जा लेना है बैंकों से, बड़े स्केल पे डिबेंचर्स इशू करने हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, इंडिया के बाहर से पैसे बोरिंग लेने हैं, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सुटेबल फॉर यू। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि है एलएलपी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी इंडिया में गवर्न होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत। एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की सारे एडवांटेज, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या कैपिटल विड्रॉवल, बिजनेस में पैसे डालना, वो निकाल पाना, तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटीज, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो कॉर्पोरेट स्टेटस है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सबसे इसेंशियल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू सू इन इट्स नेम, तो ये सारे कंपनी के एडवांटेजेस, पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस, ये मिक्स करते हैं एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। दोस्तों देखते हैं एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अलग ट्रीट की जाएगी उसके पार्टनर्स। इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में भी एंटर कर सकती है खुद के नाम से। सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण उसका एक अलग पैन कार्ड होता है, खुद का अलग नाम पे बैंक अकाउंट ओपन होगा। इट कैन सू एंड कैन बी सूड, मतलब वो केसेस भी फाइल कर सकती है किसी के अगेंस्ट, या उसके अगेंस्ट भी कोई उसके नाम पे केस फाइल कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज, एज द नेम इंडिकेट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मतलब है इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कोई भी बिजनेस डेट्स या लायबिलिटी आती है वो सीमित रहती है एलएलपी में जो एग्रीमेंट में अग्री की हुई अमाउंट है एलएलपी एग्रीमेंट में, उसी तहत। सो पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस केस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ बिजनेस, पार्टनर्स रिटायरमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, या सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए एक साथ भी, फिर भी एलएलपी की डेथ नहीं होती है, इसी का मतलब है परपेचुअल सक्सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ये पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है। Profit sharing, loss sharing, capital contribution is defined in the document called as limited liability partner. Minimum 2 partners, LLP के केस में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, एक इंडियन पार्टनर होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए, वो ही 2 हो सकते हैं जो पार्टनर्स है एलएलपी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर्स हो सकते। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज म्यूचुअल एग्रीमेंट।
सो देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के केस में सारे क्लॉजेस डिफाइन होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में और उसमें सारी चीजें डिस्कस होती है, जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट, पर्पस ऑफ एलएलपी, नेम ऑफ एलएलपी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इंटरनल रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, ऑडिट, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, सेवरेबिलिटी क्लॉज। सो ये सारे क्लॉजेस होते हैं जो ये एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइन करता है। ये देखे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। अब चलते हैं एलएलपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरफ। शुरू करते हैं एलएलपी के एडवांटेजेस से। लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, आपके पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड है, लायबिलिटी घर तक नहीं आएगी, बिजनेस की लायबिलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट लाइक अ कंपनी। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो आप कितने भी मिनिमम कैपिटल से एलएलपी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू कंपनी, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कॉस्ट बेनिफिट है, फॉर्मेशन की कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम है इस एलएलपी की, कंप्लायंसेस की कॉस्ट काफी कम है एलएलपी के केस में। टैक्स बेनिफिट है, जो कि कंपनी में कंसेप्ट होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पार्टनर्स कैन फ्रीली विड्रॉ द मनी आउट ऑफ द लेस कंप्लायंस बर्डन एज कंपेयर टू कंपनी, लेस कंप्लायंस बर्डन। परपेचुअल सक्सेशन, बिजनेस में कंटिन्यूटी रहेगी। अगर सारे पार्टनर्स रिजाइन करते हैं या डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं तो भी एलएलपी की डेथ नहीं होगी। इजी टू रजिस्टर एंड ऑपरेट, एलएलपी आज की तारीख में आप कहीं पे भी इंडिया में रजिस्टर करो, एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली में ही जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये एप्लीकेशन वेरीफाई करता है और कोई क्वेरीज हो तो क्वेरीज भेजेगा, नहीं है तो एलएलपी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लिमिटेड फंडिंग ऑप्शन, एलएलपी के केस में फंडिंग ऑप्शन लिमिटेड है। फंडिंग ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स, की बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्टअप आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में जाके आपको आईपीओ निकालना है या गवर्नमेंट के टेंडर्स भरने हैं, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो इन दैट केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इक्विटी पार्टनर इन लॉन्ग टर्म, एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट एडवाइजेबल। कंप्लायंस स्टिल एग्जिस्ट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एलएलपी के कंप्लायंसेस डेफिनेटली ज्यादा है। एलएलपी का दूसरा डिसएडवांटेज है फ्लैट 30% टैक्स रेट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी में एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है शेयर्स। सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज दैट शेयर इन मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कंसेप्ट, वो ब्यूटी एलएलपी बिजनेस में नहीं है। लेस क्रेडिबिलिटी देन कंपनी, डेफिनेटली एलएलपी की क्रेडिबिलिटी एज कंपेयर टू कंपनी कम है। नो स्टॉक ऑप्शंस, वी ऑलरेडी सॉ दिस, स्टॉक ऑप्शन शेयर्स ये कंसेप्ट नहीं होती है एलएलपी के केस में, तो वो एक डिसएडवांटेजेस है। और लास्टली पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, आप अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज आपको नोटिस भेजेगा और किसी भी नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी लगा। तो दोस्तों ये है एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस के डिसएडवांटेजेस। जानते हैं एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्टर ऑफ कंपनीज को हम एप्लीकेशन करते हैं इंडिया में, कहीं पे भी एलएलपी रजिस्टर कर रहे हो तो सारे एप्लीकेशन दिल्ली में ही जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। फिलिप नाम का एक फॉर्म है जो हमें सबमिट करना होता है, जिसके थ्रू आप नेम रिजर्वेशन, ऑब्टेनिंग डीन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एंड टैन, ये रजिस्ट्रेशन आप उस एक ही प्रोसेस से निकाल सकते हो, कंबाइंड प्रोसेस से। एलएलपी के केस में आपको नाम का प्रोटेक्शन मिलता है। रूल जो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन गाइडलाइंस या कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, वो एप्लीकेबल है एलएलपी के केस में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर सेम या सिमिलर नाम से किसी कंपनी के या ट्रेडमार्क के आप रजिस्टर करने जाते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। फिलिप फॉर्म, तो आफ्टर फाइलिंग फिलिप फॉर्म अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सब्सक्रिप्शन पेजेस, कंसेंट लेटर्स, पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सो ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बैक एंड में दिल्ली में ये चेकिंग करती है इसका, एंड अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट यू गेट द एलएलपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उसमें से एक ये इंडियन होनी चाहिए। अब ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों आप जानते हैं एलएलपी के टैक्सेशन के बारे में। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ऑब्वियसली अलग पैन कार्ड आता है उसका, जस्ट लाइक अ कंपनी, लेकिन एलएलपी का टैक्सेशन जो है वो एग्जैक्टली एक पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ होता है, क्योंकि है उसके लिए फ्लैट रेट 30% होता है। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देख के इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो है 31.20%। एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस किसके लिए रिकमेंडेड है? तो फर्स्टली प्रोफेशनल वर्किंग टुगेदर, जैसे कोई कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट्स, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंफर्टेबल, मोर कन्वीनियंट। स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, सर्विस बेस्ड, family or family owned businesses, entrepreneurs who want flexibility with protection of limited liability, business that don't need external funding। अब जानते हैं एलएलपी किसके लिए है एडवाइजेबल नहीं है।
फर्स्टली स्टार्टअप प्लानिंग टू रेज वेंचर कैपिटल, बिजनेस दैट नीड्स लार्ज स्केल फंडिंग, बहुत बड़े स्केल पे फंडिंग है, बिजनेस रीडिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रेडिबिलिटी, दोज हु वांट टू ऑफर ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक कंसेप्ट होती है जिसमें कम रेट में, डिस्काउंटेड रेट में एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं। वो कंसेप्ट जो है वो LLP के केस में कर ही नहीं सकते। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप विद लॉन्ग टर्म स्केल अप विजन, ऐसे टाइप के बिजनेसेस जो है प्रोडक्ट बेस्ड है उसके लिए भी LLP एडवाइजेबल नहीं है। एंड लास्टली बिजनेस सीकिंग लोअर टैक्स रेट्स, अगर लोअर टैक्स रेट है, फ्लैट 30% टैक्स बैठ रहा है यहाँ पे, सो इनके लिए LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस एडवाइजेबल नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला फॉर्म और अगला काइंड ऑफ बिजनेस जो कि है कंपनी। कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। सो कंपनी लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। एक से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं विद एन इंटेंशन टू पुल देयर रिसोर्सेस, सो कैपिटल हम साथ में लाएंगे और वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस के फॉर्म में हम साथ में आके करेंगे, सो दैट इज नोन एज अ कंपनी। कंपनी में प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों काइंड ऑफ एक्टिविटी की जा सकती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन इट शेयर्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर, ये प्राइवेट कंपनी के केस में है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट है प्राइवेट कंपनी का, उसमें डिफाइन करता है कि शेयर ट्रांसफर कैसी हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोई भी कंपनी रजिस्टर करने के लिए वो अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग लगेंगे, पब्लिक कंपनी होंगी तो 7 लोग लगेंगे एज मेंबर्स, और प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200। यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड ये यूज करना चाहिए। अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आने चाहिए, जैसे कि संदीप कुलकर्णी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह का नाम होना चाहिए। तो सेपरेट प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, प्राइवेट कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी जो है वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी, ना कि उसके शेयर होल्डर की। राइट, प्राइवेट कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, हालांकि वो अपने डायरेक्टर्स थ्रू एक्ट करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी खुद के नाम से एग्रीमेंट कर सकती है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट एनफोर्स भी कर सकती है। सू एंड कैन बी सूड, सो सू एंड बी सूड मतलब कंपनी किसी के भी अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, या कंपनी के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक कंपनी वो ही एक्टिविटीज कर सकती है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हुई होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट ये कंसेप्ट जो है कि डायरेक्टर्स जो है कंपनी के वो कंपनी चलाएंगे और ओनर्स कंपनी के होंगे वो है मेंबर्स। मेंबर डायरेक्टली कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टर्मिनेशन, अगर कंपनी बंद करनी होती है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है। अब हम देखते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और उसके मेंबर्स ये दोनों अलग ट्रीट किए जाएंगे, कंपनी विल बी ए सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के घर तक लायबिलिटी, उनके पर्सनल एसेट्स पर लायबिलिटी नहीं आती है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स दे हैव अग्रीड। परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा, कंटिन्यूटी ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स की डेथ भी हो जाए तो भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, दैट्स अ कंटिन्यू और परपेचुअल सक्सेशन। इजी ट्रांसफर ऑफ एबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेक्शन 44 कंपनी लॉ का कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, सो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना यह प्रोसीजर बहुत सिंपल होती है एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। लार्ज कैपिटल बेस, प्राइवेट कंपनी में जनरली इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे और कैपिटल पुल आउट करेंगे, रिसोर्स पुल आउट करेंगे और कंपनी में डालेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट ये एक इसेंशियल फीचर है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो लोग पैसे है जिनके पास वो पैसे डालेंगे बिजनेस में, और जिनको नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है वो रन करने के हो, जिसमें वो डायरेक्टर्स एक्सपर्ट होंगे, वो कंपनी चलाएंगे। एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर या डिबेंचर होल्डर्स या लेंडर, पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इनटू योर बिजनेस, सो एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिक्स कॉस्ट सेम होती है, लार्जर लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं, सो लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पर यूनिट कॉस्ट, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक कंपनी के केस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के लॉन्ग टर्म में जाके IPO ला सकती है और बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। लास्टली इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस,
जो अगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। इसके रीज़न ऐसे है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसका प्रॉपर ऑडिट करना पड़ता है और वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस किसी भी कंपनीज का डाउनलोड करके वेरीफाई किया जा सकता है। सो इन्वेस्टर बहुत ही कंफर्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड लेंदी प्रोसेस, उसमें भी सबसे डिफिकल्ट है नेम अवेलेबिलिटी। बहुत बार नाम रिजेक्ट होता है कंपनी का और उसी वजह से बहुत बार प्रमोटर्स को हमने देखा भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ओवरऑल आप ये प्रोसेस देखेंगे तो कंपनी फॉर्मेशन की प्रोसेस थोड़ी लेंदी फॉर्मेलिटीज है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है क्योंकि डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली वेरीफाई किए जाते हैं, हेवी रेगुलेशन एंड कंप्लाई, बहुत सारे रेगुलेशंस है। कंपनीज एक्ट अगर देखोगे तो 470 सेक्शंस का एक्ट है और ढेर सारे रेगुलेशंस है, 29 चैप्टर्स के ऊपर के रेगुलेशंस है, रूल्स है जो एप्लीकेबल है, तो उसका कंप्लायंस मैंडेटरी होता है। लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे हम जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड कर, तो कोई भी जाके प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत बार ऐसे होता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन में जाते हैं जब ओनर्स का डायरेक्टर्स के या डायरेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो उस केस में डिस्प्यूट या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट केसेस भी होने की संभावना होती है। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस, कंपनी को साल भर में बहुत सारे रिटर्न्स, ऑडिट्स और काफी सारे रिटर्न्स ये सबमिट करने होते हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस हाई होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड, क्योंकि किसी दूसरे का पैसा कोई दूसरे लोग मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्शन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थ्रू साइफनिंग ऑफ फंड्स ये होने का संभावना ज्यादा है। स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, आप अगर देखोगे तो कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन 3 लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी एक डिसीजन लेना है तो डायरेक्टर को एक मीटिंग लेके रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और फिर वो डिसीजन लिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग ये थोड़ा डिले हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग वाइंडिंग अप प्रोसेस, कंपनी बंद करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, लोग एक्साइटमेंट में कंपनी रजिस्टर कर देते हैं लेकिन बाद में जो आइडिया थी दिमाग में या जो स्कीम थी या प्लान था वर्कआउट नहीं होता है तो वो कंपनी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। अगर वो आप नहीं करते हो तो हेवी पेनल्टीज है कंपनी लॉ के अंडर। देखते हैं प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर। सबसे पहले कितने प्रमोटर्स है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट सारे हम कंपाइल करते हैं। 22+ जो फॉर्म है तो उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए जो कि है नेम रिजर्वेशन के लिए और पार्ट बी ये कंप्लीट इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर आप सिर्फ पार्ट ए अप्लाई करो, एक नाम रिजर्वेशन कर लो जो कि 20 डेज के लिए वैलिड होता है और जो एक्सटेंशन भी होता है उसका उस पीरियड का अपॉन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। या दूसरा ऑप्शन है आप कॉन्फिडेंट हो कि ये नाम मुझे मिलेगा ही डेफिनेटली, तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली फाइल द स्पाइस फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर। डिजिटल सिग्नेचर लेना ये सबसे पहली स्टेप है। डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो अब कंपनी फॉर्मेशन के साथ ही मिल जाता है डायरेक्टर्स को, उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर, अप्लाइंग फॉर नेम रिजर्वेशन, देन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं डायरेक्टर्स से, जैसे कि कंसेंट लेटर है, कोई एफिडेविट्स है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के सब्सक्रिप्शन पेजेस है। 22+ फॉर्म जो है पार्ट बी वो भरा जाता है। सबमिशन करने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसका V3 वर्जन है का लॉगिन आईडी होना चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन प्रोसीजर के लिए आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लगती है, मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी आपको एक अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। सो ऑनलाइन सबमिशन करके उसके ऊपर जो प्रिस्क्राइब फीस है, स्टैम्प ड्यूटी भर के ये फॉर्म रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। व्हेन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज फुल्ली सेटिस्फाइड दैट ये डॉक्यूमेंट सही है, दे विल अप्रूव द एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं टैक्सेशन की तरफ। प्राइवेट कंपनी कैसे टैक्स होती है। नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी 30% इज द टैक्स रेट, लेकिन आप अगर चूज करते हो सेक्शन 115 AA तो 22% टैक्स और इफेक्टिव सरचार्ज वगैरह पकड़ के 25.17% ये रेट है। 115 BAB के केस में 15% टैक्स रेट है, प्लस सेस इज इंक्लूड करके 17.16% टैक्स रेट। तो ये है मोटा मोटी टैक्सेशन एस्पेक्ट। सरचार्ज अप टू 1 करोड़ नील, 1 to 10 crore 7%, above 10 crore 12%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टोटल इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इस तरह होता है टैक्सेशन प्राइवेट कंपनी का। दोस्तों अब हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी किसके लिए रेकमेंडेड है। सबसे पहले स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर सीकिंग लिमिटेड लायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, फैमिली बिजनेसेस वांटिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर विद रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनरशिप ये रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू किए जा सकते हैं और शेयर होल्डिंग कंट्रोल किया जा सकता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड फंडिंग ऑप्शन, ऐसे कंपनीज जो स्मॉल और मीडियम ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म में जाके हम ग्रोथ सीख करना चाहते हैं, तो इट इज बेटर टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स नीडिंग कॉर्पोरेट इमेज एंड क्लाइंट ट्रस्ट, businesses planning to raise capital from investors, venture capitals, angel investors, private equity funds, promoters wishing to protect personal assets from business risks,
और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस दैट मे लेटर कन्वर्ट इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों अब हम देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। स्मॉल स्केल और वेरी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स वांटिंग 100% ओनरशिप एंड कंट्रोल, एंटरप्रेन्योर्स अवॉइडिंग कंप्लायंस बर्डन। बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन है तो मैं प्राइवेट कंपनी नहीं चूज कर सकता, नहीं करनी चाहिए। बिजनेस इज नीडिंग क्विक एंड फ्लेक्सिबल डिसीजंस, सो रादर देन गोइंग इनटू कंप्लायंस एंड प्रोसीजर्स, क्विक डिसीजन लेके मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सर्टन प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेसेस एमिंग फॉर पब्लिक फंडिंग, सोर्सिंग आईपीओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। सो अगर आप जनरल पब्लिक एट लार्ज से पैसा चाहते हो कलेक्ट करना तो आप प्राइवेट कंपनी रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए। सो दोस्तों ये है प्राइवेट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा उसका शेयर होल्डर या मेंबर बन सकता है। ये कंसेप्ट 2013 से पहले इंडिया में नहीं थी। किसी भी पर्सन को अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो उसके लिए मिनिमम 2 लोग होना जरूरी हुआ करता था। 2013 के एक्ट ने नई कंसेप्ट निकाली विच इज नोन एज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी which can be formed by a single person. It is like an alternative to sole proprietary concern in which a single person can become both a director and a member of the company. दोस्तों वन पर्सन कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो उसके नाम में ओपीसी या वन पर्सन कंपनी ये वर्ड्स डाले जाते हैं, जैसे कि संदीप कुलकर्णी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। दोस्तों देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल मेंबर, वन पर्सन की कंपनी के केस में एक ही बंदा है, सिंगल मेंबर है जो कंपनी का मेंबर होता है, वो ही सिंगल मेंबर कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक एनी अदर कंपनीज, ओपीसी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस। इवन दो एक ही बंदा उसका शेयर होल्डर है, वो ही डायरेक्टर है और वही वो कंपनी कंप्लीटली ओन करता है, फिर भी वो इंडिविजुअल और कंपनी ये दोनों सेपरेट माने जाएंगे। नॉमिनी रिक्वायरमेंट, ओपीसी फॉर्मेशन के लिए एक नॉमिनी देना पड़ता है। कोई भी इंडिविजुअल जो दूसरा पर्सन होता है, नॉमिनी इंडिविजुअल होना मैंडेटरी है। मेंबर जिसकी वो ओपीसी है उसकी डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी के केस में नॉमिनी अपने आप वो जगह ले लेता है, मेंबर बन जाता है। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओपीसी कितने भी लोएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल से फॉर्म की जा सकती है। एग्जम्पशन फ्रॉम कंप्लायंसेस, ओपीसी के केस में सर्टेन कंप्लायंसेस है जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग रिलेटेड कंप्लायंसेस है तो वो सेक्शन एग्जम्प्ट हो जाता है। वन डायरेक्टर मिनिमम, सो ओनली वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, दो अप टू 15 आर अलाउड। सोल मेंबर कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेचुरल पर्सन एंड इंडियन रेसिडेंट ओनली, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी या कंपनी ये ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। ओपीसी का मेंबर ये सिर्फ नेचुरल पर्सन ही हो सकता है जो कि इंडियन सिटीजन है एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज इन इंडिया सीमित। दोस्तों अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओपीसी ये इंडिविजुअल मेंबर जो कि डायरेक्टर भी हो सकता है उससे एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानी जाएगी। सो सेपरेट लीगल एंटिटी का एडवांटेज, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर सोल होल्डर, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे एक कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज ओपीसी में अवेलेबल है। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हु वांट फुल कंट्रोल, सिंपल टू इनकॉर्पोरेट ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। Perpetual succession, that is the advantage of continuity. In case the member of OPC dies, it is the nominee who becomes the member. Easier compliance requirement as compared to private company, public company. Better credibility, अगर आप sole proprietary concern से कंपेयर करें तो OPC की बैंक्स या इन्वेस्टर के सामने better credibility है। Full control of business decisions, क्योंकि अकेला ही बंदा है, individual can control the entire business affairs of the company, can avail benefits of MSME, startup and tax exemptions, जो कि otherwise सोल प्रोप्राइटर के केस में अवेलेबल नहीं है। इजियर टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ओपीसी ये इजीली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती है। दोस्तों आप देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपीसी। सबसे पहला डिसएडवांटेज है यहाँ पे ओनली वन शेयर होल्डर होता है। सो अगर मुझे ज्यादा शेयर होल्डर लेने ऐड करने हैं तो वन पर्सन कंपनी has a disadvantage, it cannot have more shareholders. Higher compliance requirement as compared to sole proprietary. Of course, return filing, KYC compliance, ये सारे प्राइवेट कंपनी के compliance ओपीसी के केस में एप्लीकेबल है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन,
क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इसका एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम है, डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल बंदे का है और कैपिटल रिसोर्स ग्रोथ एक्सपेंशन ये लिमिटेड है। नॉट एलिजिबल टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी। ओपीसी एक एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती। लिमिटेड एबिलिटी टू रेज द फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, मोर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसेप्ट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्विकली रजिस्टर हो जाती है, बहुत बार रजिस्टर भी नहीं करनी पड़ती है। सिंगल डिसीजन मेकर, लैक ऑफ डाइवर्स मैनेजमेंट, क्योंकि अकेला बंदा है, डाइवर्स मैनेजमेंट नहीं है, स्किल सेट लिमिटेड होगा, एक बंदे तक सीमित। दोस्तों 1% कंपनी की फॉर्मेशन की प्रोसेस देखते हैं। ओपीसी की फॉर्मेशन प्रोसीजर ये बिल्कुल प्राइवेट कंपनी जैसे होती है, ओनली इसमें एक नॉमिनी का फॉर्म ऐड होता है, INC3। सो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर निकाली जाती है, नेम एप्लीकेशन किया जाता है, स्पाइस पार्ट ए फॉर्म फाइल करके। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये नाम मिल सकता है तो स्पाइस पार्ट ए और बी एक साथ ही फाइलिंग की जा सकती है। स्पाइस पार्ट बी ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है, इसमें नॉमिनी के डिटेल्स देने पड़ते हैं, प्लस रेगुलर डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइस फॉर्म में भरी जाती है। फॉर्म जाएगा दिल्ली में वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी क्वेरी अगर आई तो उसको रीसबमिट करना होता है। क्वेरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद मिनिस्ट्री ये एप्लीकेशन अप्रूव करेगी और आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखते हैं ओपीसी का टैक्सेशन। दोस्तों 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी जैसे टैक्स होती है, उसके लिए इंडिविजुअल टैक्स रूट अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% if turnover or gross receipts for financial year 23-24 does not exceed 400 crores. 30% in other cases, that is turnover exceeds 400 crores. Optional low tax regime on election, section 115 BAA with condition and no entitlement for most deductions 22%. Section 115 BAB for eligible newly set up manufacturing companies 50% tax rate है. Surcharge depending upon the income 7% or 12%. Health and education cess is 4%. MAT for normal domestic companies subject to MAT are 15%. However, companies under 115 BAA or BAB are exempt from MAT, but 115 BA companies are not exempt from मैट। देखते हैं ओपीसी किसके लिए रिकमेंडेड है और किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओपीसी फॉर्म ऑफ बिजनेस किसके लिए रिकमेंडेड है? फर्स्टली, individual entrepreneurs who want limited liability protection, professional consultants, freelancers, designers, IT experts, etc. wanting a corporate entity, a sole proprietor looking for upgrade from proprietorship to a credible structure or a corporate structure, स्मॉल बिजनेसेस विथ लो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ऐसे बिजनेसेस जो छोटे इन्वेस्टमेंट है जिसमें और टर्नओवर भी कम है। एंटरप्रेन्योर्स हु वांट फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस विदाउट आउटसाइड शेयर होल्डर, हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, आउटसाइड शेयर होल्डर कोई नहीं चाहिए। इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स इन अर्ली स्टेज बिफोर रेजिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली, इंडिविजुअल्स वांटिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर विथ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो अब देखते हैं 1% कंपनी किसने रजिस्टर नहीं करनी चाहिए, किसके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे बिजनेसेस जो लार्ज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर रेज करना चाहते हैं, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करना चाहते हैं, उनके लिए ओपीसी सूटेबल नहीं है। कंपनीज वांटिंग टू एक्सपांड ओनरशिप, लॉन्ग टर्म में जाके हमें बहुत सारे मेंबर्स बनाने हैं, ऐसे पर्सन ने ओपीसी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज नहीं करना चाहिए। फर्म्स वांटिंग टू ऑपरेट इन banking, NBFC, investor, Section 8 companies. These are all activities prohibited in OPC. Businesses needing multiple co-founders and partners. Startups planning for venture capital, private equity. मतलब लॉन्ग टर्म में जाके आउटसाइड इन्वेस्टर से फंड्स रेज करना चाहते हो। इन शॉर्ट, OPC is not suitable for large, high growth, multi owner और investor driven businesses. So दोस्तों ये था OPC के बारे में। अब जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 पुराने एक्ट में इसे सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता था। सेक्शन का हेडिंग अब देखेंगे तो सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। सो वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का जो उद्दिष्ट है, दैट इज फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए अगर कंपनी फॉर्म होने वाली है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव करते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। और इंटेंट्स टू अप्लाई प्रॉफिट्स इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो मेंबर्स में बांटा नहीं जाएगा, उसी उद्देश्य के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए फॉर्म हुई है ये कंपनी। और इंटेंट्स टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स,
सो डिविडेंड पेमेंट, जो आया हुआ प्रॉफिट है उससे डिविडेंड पेमेंट ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लाइसेंस देता है जिसको कहा जाता है सेक्शन 8 लाइसेंस। हम जब एनजीओ ये टर्म यूज करते हैं तो एनजीओ होती है एक ट्रस्ट के फॉर्म में, एक सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में। उसमें से हम सेक्शन 8 कंपनी स्टडी कर रहे हैं। की फीचर्स क्या है? मेंबर्स को डिविडेंड बांटा नहीं जा सकता, प्रॉफिट जो है वो वापस री इन्वेस्ट किए जाएंगे उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए कंपनी रजिस्टर हुई है। एंड ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ओपीसी ऐसे कोई भी वर्ड आते नहीं है। ज्यादातर वर्ड कैसे होंगे? फाउंडेशन, एसोसिएशन, सोशल वेलफेयर, सोशल, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ये कंपनी एनजीओ होने के कारण टैक्स बेनिफिट्स एंजॉय करती है एग्जैक्टली ट्रस्ट या सोसाइटी जैसे। दोस्तों आप देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये हमने ऑलरेडी देखा, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता, प्रॉफिट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस, बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 8 कंपनी अगर 12A और 80G के ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रजिस्टर करती है उसका कंप्लायंस करके, तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो कोई से भी कितने भी अमाउंट, लेस अमाउंट से आप कंपनी चालू कर सकते हो। गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, yes, so at the start only we saw when it is proved to the satisfaction of government that certain conditions are fulfilled, that is the company is formed for charitable purposes, no distribution of profits to members, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लाइसेंस दे देता है। अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चेंज करना है इस कंपनी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर लाइसेंस ये जरूरी है। फर्म कैन बिकम अ पार्टनर, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि पार्टनरशिप फर्म वो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस सेक्शन 8 कंपनी के। सेपरेट लीगल एंटिटी, सो सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस इज देयर टू दिस कंपनी। हाई क्रेडिबिलिटी एज कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी बिकॉज all the affairs of the company are or compliances are online and transparent. Eligible for tax exemptions exactly as per trust and society. Exemption from use of the word private limited or limited in the name. Can accept donations, CSR funds and grants. So section 8 company eligible है CSR funds लेने के लिए भी। Perpetual succession ensures continuity. Easier access to government and international funding, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटी कर रहे हो। सेक्शन 8 कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है एमसीए के वेबसाइट पे। गवर्नमेंट या इंटरनेशनल एंटिटीज में फंडिंग के लिए, डोनेशन के लिए, ग्रांट के लिए जाने है तो सेक्शन 8 कंपनी एक अच्छा वेट कैरी करती है और इजी एक्सेस मिल जाता है। हाई क्रेडिबिलिटी एज कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। हाई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट लाइक आरओसी फाइलिंग, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग्स, ऑडिट इज मैंडेटरी, सो कंप्लायंस बर्डन है डेफिनेटली। कॉस्टली to form and maintain as compared to trust and society. Strict government monitoring from MCA and income tax definitely है। Profits cannot be distributed, ये एक restriction है। आप genuinely भी किसी को पेमेंट नहीं दे सकते हो, स्पेशली मैनेजिंग पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। स्पेशली डिफिकल्टी होती है जब लेस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है क्योंकि आपको एमओए एओए अगर चेंज करने हैं, उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट करना है, तो बेसिकली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगेगी। हेवी पेनल्टीज, इवन समटाइम्स इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ और मिसयूज ऑफ दिस एंटिटी। टैक्स इवेजन या किसी चीज के लिए सेक्शन 8 कंपनी अगर कर रहे हैं लोग और फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, हेवी पेनल्टीज आर देयर। लॉन्ग टाइम फॉर इनकॉर्पोरेशन एज कंपेयर टू ट्रस्ट सोसाइटी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब टाइम रिड्यूस हो गया बिकॉज दे हैव मर्ज्ड the incorporation process and section 8 license approval process also in Spice Plus form only. So एक ही एप्लीकेशन पे सारी प्रोसेस हो जाती है। बट सेक्शन 8 कंपनी अगर हम कंपेयर करें रेगुलर प्राइवेट कंपनी से तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है फॉर्मेशन के लिए, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। हालांकि फाइनेंशियल्स एंड फाइलिंग्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑन एमसीए पोर्टल। प्राइवेसी ये कंसेप्ट नहीं है, लॉस ऑफ प्राइवेसी है। सारे डॉक्यूमेंट जो है एमसीए के पब्लिक डोमेन में होंगे, तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ये रहती है और पब्लिक डोमेन में आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। दोस्तों अब जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ही रजिस्टर होती है ऑनलाइन। किसी भी प्राइवेट कंपनी या ओपीसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से सेक्शन 8 कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट 80-90% सेम है। ओनली चेंज व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे एक सेक्शन 8 लाइसेंस आता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे डिक्लेरेशंस या ग्राउंड्स, आप क्या एक्टिविटी पहले से कर रहे हो या आगे जाके करने वाले हो सोशल एक्टिविटी। सो टू स्टार्ट विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर आएगी, फिर नेम रिजर्वेशन होगा,
ये स्पाइस प्लस से साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं या पहले नाम रिजर्व कर सकते हो आप 20 दिन के लिए। देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्टिंग होगा। एमओए का जो फॉर्मेट है वो आईएनसी 13 है। Then preparing certain documents like declaration MGT, declaration INC 14, INC 15, INC 9 affidavit. So इसमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल भी हो चुके हैं, बट स्टिल एज अ गुड प्रैक्टिस वी अटैच दोस डॉक्यूमेंट। कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दैट इज आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्पाइस प्लस पार्ट ए एंड स्पाइस प्लस पार्ट बी इस फॉर्म को अटैच करके जब हम सबमिट करेंगे तो इस फॉर्म के थ्रू हम कंपनी फॉर्मेशन, डीन, पैन, टैन, ये सारे रजिस्ट्रेशन एक ही एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आता है CRC दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर दिल्ली। वहां से कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी रिजॉल्व करनी है, हमें रीसबमिशन करना है। कोई क्वेरी नहीं है तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपका डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। लेट्स सी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ये एक डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट पे ही टैक्स की जाती है, अनलेस देयर आर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस। उन एग्जम्पशंस के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन करना होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी टैक्स कैसे होती है, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। सेक्शन 8 कंपनी इज ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी फॉर पर्पसेस ऑफ टैक्सेस। टैक्स रेट देखेंगे तो 25% इफ ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर आर इक्वल टू और डज नॉट एक्सीड 400 crores, 30% if turnover or gross receipts exceed 400 crores. Optional rate है tax depending upon SCC is 22% under section 115 BAA or 15% in case of 115 BAB for few manufacturing companies such as 7%, 12%, 10% and health and education cess is 4%. अब देखते हैं एग्जम्पशंस क्या है। अगर सेक्शन 8 कंपनी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, सर्टेन कंडीशंस आर फुल, देन इन दैट केस इट गेट्स टैक्स बेनिफिट। क्या बेनिफिट है? इट्स इनकम इज एग्जम्प्ट दैट इज नॉट टैक्स प्रोवाइडेड इट इज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस ओनली। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जम्पशन देगा। इफ इट ऑल्सो ऑब्टेन्स ATG रजिस्ट्रेशन, सो जो डोनर होंगे उनको एग्जम्पशन मिलेगा। कोई डोनेशन देने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोनेशन गिवन उसका परसेंटेज डिसाइड होता है। विदाउट 12AB रजिस्ट्रेशन अ सेक्शन 8 कंपनी विल बी टैक्स्ड लाइक अ नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी। अब देखते हैं सेक्शन 8 कंपनी किसके लिए रिकमेंडेड है। एनजीओज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स वर्किंग फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशंस वांटिंग हाई क्रेडिबिलिटी एज कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, एंटिटीज एमिंग टू गेट CSR फंड्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, दोज आर एडवाइजेबल टू गो फॉर सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स who want protection of limited liability while doing charitable work, institutions seeking 12A and ATG registration, social enterprises that want a formal corporate structure instead of informal. So in short, or to sum up, a section 8 company is most suitable for NGOs and non-profit groups who want a strong legal recognition, credibility and access to funding. अब लास्ट में देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिजनेसेस एमिंग टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जिनको प्योरली प्रॉफिट कमाना है उन्होंने ये एंटिटी नहीं करनी चाहिए। स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस सीकिंग वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, कंपनीज प्लानिंग फॉर IPO, पब्लिक और लिस्टिंग गोइंग इन फ्यूचर, फर्म्स एंगेज इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्योरली इन कमर्शियल एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट, फ्लेक्सिबिलिटी विद फीवर कंपनीज, इंडिविजुअल ग्रुप वांटिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद फीवर कंप्लायंसेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते वो सेक्शन 8 कंपनी के लिए ना जाए। एंटिटीज नीडिंग ओनरशिप राइट्स एंड डिविडेंड इनकम फ्रॉम मेंबर्स, बिजनेसेस रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस इन ओनरशिप, मैनेजमेंट। इन शॉर्ट, सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट सुटेबल फॉर प्रॉफिट ड्रिवन, इन्वेस्टर बैक्ड और हाई कमर्शियल बिजनेसेस। सो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने अपने वीडियो में 6 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस देखे। दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपको कोई भी क्वेरी या डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर एक कंपैरेटिव चार्ट ये सारे 6 फॉर्म्स ऑफ एंटिटी का अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक अगर चाहिए, आपके साथ वो शेयर करूंगा। दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस और कंप्लायंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।